हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। इंडिया में जैसे जो एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव होती है, उसका ट्रांसमिशन कितना हो पाता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पीपल मोस्टली सेव इन बैंक्स। इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है कि जो भी हमारी मंथली सेविंग होती है, हम यूजुअली उसको बैंक में या तो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं या तो हम एफडी बना देते हैं। मतलब मोस्टली हमारी जो सेविंग्स होती है वो बैंक्स में होती है। हमारे इंडिया में स्टॉक में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब चीज़ों में सेविंग बहुत कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि द कमर्शियल बैंक्स दे डोंट रियली नीड लोन्स फ्रॉम आरबीआई टू लेंड टू द पीपल एंड डू देयर बिजनेस। मतलब बैंक्स को ज़रूरत नहीं होती है आरबीआई से पैसे लेने की, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में इतने डिपॉजिट्स होते हैं लोगों के कि दे कैन सफिशेंटली डू देयर लेंडिंग बिजनेस। तो उसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता है, जिसको एमपीटी बोलते हैं, वो काफ़ी वीक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने यदि रेट हाइक किया है फॉर एग्जांपल, तो रेट हाइक करना मतलब क्या है कि मनी सप्लाई इज़ शुड रिड्यूस एक्चुअली। बट होता क्या है कि बैंक्स दे डोंट रियली रिएक्ट टू दिस बिकॉज दे हैव सफिशिएंट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल टू डू देयर लेंडिंग बिजनेस। तो उसकी वजह से जो हो जाता है कि हमारे यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है, इट इज़ वेरी वीक। सो दिस इज़ वन वेरी बिग लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। सेकेंड वन इज़ दैट कि हमारे इंडिया में आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग बहुत है, जैसे मनी लेंडर्स। आप रूरल एरियाज़ में जाइए, गाँव में, वहाँ पे लोग आज भी मनी लेंडर्स के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, एंड हु लेंड देम एट अ वेरी हाई रेट ऑफ ऑलमोस्ट 30% पर एनम इंटरेस्ट रेट और इवन मोर देन दैट। सो एंड दिस मनी लेंडर्स दे डोंट रियली कम अंडर आरबीआई's पॉलिसी। तो मनी सप्लाई जो आरबीआई जो बेसिकली जो कंट्रोल करता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि ये मनी लेंडर मार्केट में मनी सप्लाई कर देते हैं जो फार्मर्स होते हैं या जो रूरल लेबरर्स होते हैं उन लोगों को। देन थर्ड वन इज़ मॉनसून अनसर्टनटी, इट इज़ नोन एज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। देखिए क्या होता है कि जो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट को, जो रेपो रेट को ऊपर या नीचे जो करता है, इट बेसिकली डज इट टू अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी। ओके, डिमांड फॉर मनी जो हमने देखा था ना, ट्रांजैक्शन डिमांड एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड, ये दो। तो जब रेपो रेट ऊपर या नीचे होता है तो डिमांड फॉर मनी भी नीचे या ऊपर होता है। जब रेट ऊपर होगा तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा, यदि रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज़ बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। जैसे किसी साल बारिश कम हो गई, मॉनसून अनसर्टन है, तो उस साल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन लो हो गया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन लो हो गया, तो उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है ना। तो इवन दो द आरबीआई इज़ डूइंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, कम या ज़्यादा कर रहा है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या इन्फ्लेशन रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे यदि सप्लाई साइड यदि फैक्टर्स है विच आर प्लेइंग, तो फूड इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। उसी तरह से दूसरे सेक्टर्स में भी काफ़ी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे लेबर अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट डिफरेंट सेक्टर। तो ये सारे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हो गए। देन क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड। हमारे इंडिया में काफ़ी गोल्ड का इंपोर्ट भी होता है। गोल्ड का इंपोर्ट होने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है इंडिया में, रुपी का वैल्यू लो होता है। ओके, सो इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे होता है ये हम देखेंगे, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अगेन वीक हो जाता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये हमारे हाथों में नहीं है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी इन्फ्लेशन डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर भी, क्योंकि देखिए जैसे यदि क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। देन फिस्कल डेफिसिट, जो गवर्नमेंट विच रन्स फिस्कल डेफिसिट विच बोरोज मनी, ओके, जो पब्लिक बोरोइंग जिसको हम बोलते हैं, टू डू सर्टन प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंडिचर, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ थ्रोइंग मनी इन द इकोनॉमी। उसके बाद में इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी पैरेलल इकोनॉमी भी रन करती है, ब्लैक मार्केटिंग, कैश ट्रांजैक्शन, सब्सिडीज़, कैश ट्रांसफ़र्स, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ होते हैं।
इसी वजह से जो रघुराम राजन जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे, उस टाइम पे उन्होंने एक 3 कमिटीज़ फॉर्म की थी, बेसिकली 3 इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। एक तो ये कि हमारे इंडिया का एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब ये है कि आरबीआई का एग्जैक्टली रोल क्या है, व्हाट शुड बी द मेन फोकस ऑफ आवर मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फोकस क्या होना चाहिए, ये रेकमेंड करने के लिए उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी। ये हुआ था 2013 में। उसके बाद में नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी टू सजेस्ट मेजर्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग पे डिपेंड करते हैं, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से इंक्रीज़ हो वो रेकमेंड करने के लिए नचिकेत मोर कमेटी फॉर्म हुई थी। एंड थर्ड वन वॉज बिमल जालन कमेटी टू सजेस्ट न्यू बैंक लाइसेंसेस। तो ये 3 कमेटी के बारे में भी हम डिटेल में इन द कमिंग लेक्चर्स हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वाले लेक्चर के लिए हम सबसे पहले फोकस करते हैं उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर, जो कि काम कर रहा था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पर। अब देखिए उर्जित पटेल ने क्या बोला था। उर्जित पटेल ने बोला था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने बोला था कि ठीक है, अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन तो देख ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आरबीआई शुड फोकस मेजरली ऑन इन्फ्लेशन। इट शुड बी द प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई फ्रॉम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। सेकेंड चीज़ उन्होंने रेकमेंड की कि वी शुड शिफ्ट टू सीपीआई फ्रॉम डब्ल्यूपीआई। पहले देखिए, जो हम इन्फ्लेशन जो देखते थे वो हम देखते थे होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, पर उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच अफेक्ट्स ऑल द कॉमन पीपल। CPI विच इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट अफेक्ट्स द कॉमन पीपल, क्योंकि हमारा 60% GDP तो सर्विस सेक्टर से आता है और WPI में सर्विस सेक्टर तो इंक्लूड ही नहीं होता है। उसकी वजह से उन्होंने बोला कि CPI शुड बी मेड द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग CPI को टारगेट करेंगे। एंड इन्फ्लेशन के लिए फाइनली उन्होंने टारगेट दिया कि इट शुड बी 4 ± 2%, दैट इज इन्फ्लेशन शुड रिमेन एट 4%, और उसमें ±2% का उन्होंने बैंड रखा, मतलब इन्फ्लेशन कैन बी फ्रॉम 2% टू 6%। ये उनका रिकमेंडेशन था। अब जिस टाइम पे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, उस टाइम पे जो हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा था वो था अराउंड 10% के आसपास, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। उन्होंने बोला कि आने वाले 36 महीनों में, इन 36 मंथ्स, देयर शुड बी अ टारगेटेड इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और उन्होंने एक ग्लाइड पाथ सजेस्ट किया कि 12 महीने में 10 से 8 पे किस तरह से लाया जाएगा, 8 से 6 पे किस तरह लाया जाएगा, और 6 से 4 पर किस तरह से लाया जाएगा, और फिर यहाँ पे किस तरह से स्टेबलाइज होगा इन्फ्लेशन। तो ये जो उन्होंने रेकमेंड किया था, इसको ग्लाइड पाथ बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ग्लाइड पाथ। देन उन्होंने एक और रिकमेंडेशन किया था, उन्होंने बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। जैसे इसके पहले क्या होता था कि आरबीआई गवर्नर यूज टू टेक द डिसीजन, ही वॉज द ओनली वन पर्सन हु यूज टू टेक डिसीजन ऑन द पॉलिसी रेट्स, जो हमारा रिपो रेट्स वगैरह है, ओके। लेकिन उन्होंने उसके बाद में बोला कि देयर शुड बी अ कमिटी, द डिसीजन शुड बी टेकन बाय अ कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उसका चेयरमैन होंगे आरबीआई गवर्नर, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई हु इज़ इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट वुड बी द वाइस चेयरमैन। लेकिन ये वाला रिकमेंडेशन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि टोटल 6 मेंबर्स होने चाहिए इसमें। इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स विल बी फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर्स विल बी फ्रॉम आउटसाइड हु विल बी रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल बी 3 years, मतलब एक बार यदि ये लोग अपॉइंट हुए तो उसमें वो लोग 3 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि द पॉलिसी रेट शुड बी द रेपो रेट, ठीक है ना। इसके पहले जो हम लोग बैंक रेट और ये सब कुछ करते थे, तो उन्होंने बोला कि रेपो रेट शुड बी द पॉलिसी रेट, वी शुड टारगेट द रेपो रेट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द CPI इन्फ्लेशन। एंड फाइनल उन्होंने रेकमेंड किया था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में, जो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। ये बेसिकली क्या है, लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए एक मेजर है, लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करने के लिए एक मेजर है, जो उन्होंने रेकमेंड किया था, जो बहुत ही रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है 2021-22 में, ओके। तो इस वाले लेक्चर में हमने देखा कि उर्जित पटेल कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, जो 6 मेंबर्स की होगी, जिसमें 3 मेंबर्स आरबीआई के होंगे, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेकमेंड होंगे, एंड आरबीआई गवर्नर विल बी इट्स चेयरमैन, ओके। उसमें सेकंड था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई।
and we should move from WPI to CPI. ओके, वी शुड टारगेट द CPI. इस CPI को हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. ओके, सो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं CPI को. हेडलाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस. ओके, तो न्यूज़पेपर में जो आपको इन्फ्लेशन के जो नंबर दिखते हैं कि इन्फ्लेशन राइजेस टू 10%, 6%, ऐसा न्यूज़ आते हैं ना, तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं. एंड बेसिकली इन दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट द CPI. ओके, हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि CPI, WPI, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, ये सब क्या होता है, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है. ठीक है, हम लोग आगे के लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले लेक्चर के लिए हम लोग को मेन फोकस करना था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया. थैंक यू.